हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट और केवीएस पीआरटी का डिस्कस करने वाली हूं और चैप्टर वाइज। तो आपको पता ही होगा मैं ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूं और पहला चैप्टर है चिल्ड्रन एंड देयर एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ईवीएस। इसका मतलब क्या है? पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए क्या लिखा है, देखिए, ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, यानी कि ईवीएस की मदद से वातावरण को अन्वेषण करने की सुविधा मिलती है लर्नर्स को। या फिर बी, ईवीएस एम्फसाइजेस डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्यावरण विज्ञान जो है वो विवरण और परिभाषा में जोर देता है। या फिर नंबर सी, ईवीएस नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है? ईवीएस का प्रकृति एकत्रित है। या फिर नंबर डी, ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। आपको तो पता ही होगा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब होता है बाल केंद्रित पर आधारित होना। तो पर्यावरण विज्ञान क्या बाल केंद्रित पर आधारित है, या फिर ये एकत्रित है, या फिर ये परिभाषा और विवरण के ऊपर ज़्यादा जोर देता है? या फिर ऑप्शन ए कि पर्यावरण विज्ञान जो है वो वातावरण को अन्वेषण करने का सुविधा देता है लर्नर्स को? तो कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा, जो सॉरी सही होगा, देखिए मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पे सही है। ठीक है, ये वातावरण को अन्वेषण करने का भी सुविधा देता है, ये प्रकृति को एकत्रित करने का भी मौका देता है, और ये पर्यावरण बाल केंद्रित लर्निंग भी है। ठीक है, तो इसीलिए मेन जो नहीं है वो है नंबर बी, दैट इज ईवीएस एम्फसाइजेस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ईवीएस उतना विवरण और परिभाषा में ज़्यादा जोर नहीं देता है। तो ये ऑप्शन होगा आंसर। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is very important in constructing knowledge in EVS? अब इसका मतलब क्या है? Constructing knowledge in EVS, constructing knowledge मतलब होता है ज्ञान को निर्माण करना। ठीक है, ज्ञान को निर्माण करना, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। तो इसका मतलब क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको बोलना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स। अब इसका मतलब क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स? मतलब शिक्षार्थी जो है उनके सक्रिय भागीदारी। ठीक है, वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर बी क्या है? देखिए रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज। सो शिक्षक का जो ज्ञान है और चाइल्ड्स नॉलेज मतलब बच्चों का जो ज्ञान है उसके बीच में एक संबंध को बनाना। रिलेटिंग मतलब संबंध बनाना, किसके बीच में? चाइल्ड के नॉलेज के बीच में और टीचर के नॉलेज के बीच में। टीचर मतलब शिक्षक और चाइल्ड का नॉलेज मतलब जो शिक्षार्थी है उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उन दोनों के बीच में संबंध बनाना। ठीक है, नंबर सी क्या है? देखिए लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। अब देखिए क्लासरूम तो चार दीवार रहता है। ठीक है, तो उसके बाहर जाके अगर आप पर्यावरण ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में ये बोला गया है। नंबर डी क्या है? देखिए रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। इसका मतलब क्या है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक जो है उसका शिक्षा के अलावा कुछ और अगर आप नॉलेज देना चाहते हैं तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है। लोकल नॉलेज मतलब लोकल जो नॉलेज है
उसके साथ आप पाठ्य पुस्तक या फिर टीचर का जो नॉलेज दे रहा है स्कूल में, उसके बीच में अगर कोई संबंध आप बना रहे हैं तो इसके बारे में ये बोल रहा है। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा? देखिए, ए ओनली होगा या ए एंड डी होगा या ए सी डी होगा या फिर डी ओनली होगा? तो यहाँ पे देखिए कौन सा ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, बी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि चाइल्ड नॉलेज के साथ टीचर नॉलेज को जोड़ना। चाइल्ड का जेहेतु ये चाइल्ड सेंट्रिक है, इसके मतलब क्या है, चाइल्ड का जो लोकल नॉलेज है उसके साथ स्कूल का नॉलेज को संबंध अगर आप करेंगे तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर आप ईवीएस को जानने के लिए क्लासरूम के बाहर बच्चों को ले जाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। और अगर लर्नर जो है, जो शिक्षार्थी है, वो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर चीज़ में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन, दैट इज़ ए, सी एंड डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 3 में। देखिए नंबर 3 क्या है? चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स इन ईवीएस, व्हाई? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों को पाठ्य पुस्तक जो है होता है, टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक जो होता है, और शिक्षकों के अलावा अन्य कौन सा सोर्स को टैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित मतलब एनकरेज करना चाहिए कौन सा चीज़ को लेने के लिए। तो और रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है? टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक, टीचर मतलब शिक्षक। तो टीचर, शिक्षक और ये पाठ्य पुस्तक पर्यावरण विज्ञान के एकमात्र सोर्स नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? देखिए, इट विल प्रोमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़। पेरेंट्स मतलब माँ बाप के बारे में बोल रहा है और कम्युनिटीज़ मतलब जो समुदाय होता है उनके बारे में बोल रहा है। तो ये इस यहाँ से क्या मिल रहा है? नंबर बी का मतलब क्या है? ये माता पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, it promotes the involvement of parents and communities। और नंबर 3 क्या है? देखिए नंबर 3 है it will provide opportunity to the teachers to know the child's background। एक बच्चों का जो बैकग्राउंड है उसको भी जानना बहुत ज़रूरत है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो उसका जो अवसर या फिर उसका अपॉर्चुनिटी अगर शिक्षक को मिले कि एक बच्चों का बैकग्राउंड जानना, तो ये ऑप्शन इसमें है। ठीक है, अब नंबर डी क्या है? देखिए, इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा चीज़ को बढ़ावा देता है? ये जो है ये साइकोमोटर स्किल और बच्चों के जो एस्थेटिक सेंस यानी कि सौंदर्य बोध, ये इसको विकास करने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें से देखिए ए सही होगा। ठीक है, ए सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी ये तीनों ही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक और टीचर ये सिर्फ ओनली सोर्स तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सोर्सेज हैं। ठीक है, और पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। माँ बाप और समुदाय का अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो 3 नंबर है, देखिए एक शिक्षक को चाइल्ड का बैकग्राउंड जानना भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया कौन सा? ए बी एंड सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नंबर 4। नंबर 4 में देखिए क्या है? अर्थवर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आर करेक्ट रीजंस फॉर द सेम। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थवर्म यानी कि केचुआ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए केचुआ किसानों के दोस्त है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। तो निम्नलिखित में से चुना गया सही कारण क्या है? सही कारण आपको बताना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए में क्या है? अर्थवर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? केचुआ क्या खाते हैं? जो मर गया है वो मृत
पत्तियां और पौधे खाते हैं, ठीक है, और उसका एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल, इसका मतलब है जो मल निकलता है उससे क्या होता है, जो मिट्टी जो है ना वो निषेचित होता है। फर्टिलाइज मतलब निषेचित होना, तो निषेचित होता है। तो क्या ये सही है? ये आप सोचेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख ही सक रहे हैं, अगर आपको आंसर देखेंगे तो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए नंबर बी क्या लिखा है, earthworms eat the weeds and save their crop। ओके, तो ये weeds का मतलब क्या है? ये weeds मतलब होता है खरपतवार का पौधे, ठीक है। तो केचुए क्या करते हैं, बोल रहा है यहाँ पे, केचुए खरपतवार के पौधे को खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, ठीक है। सेव द मेन क्रॉप मतलब मुख्य जो पौधे हैं उनको बचाते हैं, और जो weeds होता है, जो जंगली जो क्रॉप्स होता है जो नुकसान करता है मेन क्रॉप को, उसको खा जाते हैं। तो ये है बी ऑप्शन में दिया गया है। नंबर सी क्या है, देखिए अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ। इसका मतलब क्या है, केचुए जो है वो मिट्टी को नरम करता है, कैसे? खुदाई करके। डिगिंग अंडरनीथ मतलब मिट्टी को खुदाई करके वो उसको नरम बना देता है। तो नंबर डी ऑप्शन क्या है, देखिए द टनल्स मेड बाय द अर्थवर्म्स प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि केचुए जो होता है वो सुरंग बनाते हैं। टनल्स का मतलब क्या है, टनल्स का मतलब होता है सुरंग। तो केचुए तो सुरंग बनाते हैं, और क्या बोल रहे हैं, उससे जो मिट्टी में क्या होता है, हवा और पानी के लिए आसान मार्ग प्रदान होता है। पैसेज टू एयर एंड वाटर मतलब आसान सा एक मार्ग तैयार होता है, किसके लिए? हवा और पानी को आसानी से जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों में से मैक्सिमम ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, बस बी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यानी कि अर्थवर्म जो है वो कभी भी ये वीड्स को नहीं खाता है, ठीक है। मेन क्रॉप को सेव करने के लिए वो वीड्स को खाता है नहीं, ऐसा वो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसमें से फिर सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें से सही आंसर होगा ये वाला, सी, डी एंड ए, मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज सी, डी एंड ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखिए इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन, और देखिए बहुत सारा कलर्स दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये माना जाता है कि रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं जो रात में जगते हैं, जैसे कि आउल है वो भी रात में जगते हैं कि नहीं। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो केवल वस्तुओं को, किस तरह की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। किस तरह की वस्तुओं को देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन है ऑरेंज एंड रेड, नंबर बी है ब्लैक एंड वाइट, नंबर सी है वायलेट एंड ब्लू, नंबर डी है ग्रीन एंड येलो। तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक एंड वाइट, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल्स विच हैव ड्राइड अप, ओके, विच हैव ड्राइड अप। इसका मतलब क्या है, हम सब, ठीक है, अगर हम सब पुराने कुओं को अच्छी तरीके से देखें तो क्या देखेंगे, कि वो सूख चुका है, ठीक है। हैव ड्राइड अप मतलब वो सूख चुका है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा है कि आवर एल्डर्स से दैट अबाउट 25 to 30 years ago there was sufficient water in the wells but now this have completely dried up। तो हमारे एल्डर्स मतलब हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे बड़ों हमें बताते हैं कि 25-30 साल पहले इन कुओं में अच्छा खासा पानी था, पर अभी सब सूख चुके हैं, ठीक है, अभी सब सूख चुके हैं। तो फिर क्या क्वेश्चन में है, देखिए सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द पॉसिबल करेक्ट रीजंस फॉर ड्राइंग अप ऑफ वाटर इन द वेल्स।
तो आपको क्या बताना होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है। ये जो सूख रहा है, पानी सूख चुका है, 25-30 साल पहले बहुत पानी था, अब जाके ये बहुत सूख गया है, तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आंसर में से कि एक से ज़्यादा आंसर यहाँ पे सही है। तो आपको समझ के अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ के फिर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या लिखा है, वो लिखा है नंबर ए लिखा है द लेक्स और पॉन्ड्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। लेक्स मतलब तो आपको पता है झील, पॉन्ड्स मतलब है तालाब। तो ठीक है, झील और तालाब जहाँ बारिश की पानी जमा होती थी वो अब नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी हम लोग बोल सकते हैं, ये थोड़ा बहुत तो सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नंबर बी क्या है। द सॉइल अराउंड द ट्रीज well and nearby area is now covered with coal tar और सीमेंट। अब बोल रहा है जो मिट्टी है, मिट्टी किसके आसपास का मिट्टी के बारे में बोल रहा है, कोई पेड़ों जो होता है, पेड़ पौधे, उनके आसपास की मिट्टी और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या जमा हो चुका है, वहाँ पे क्या ढक गया है, वो जगह कोल टार या सीमेंट से वो ढक गया है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी में ये है नो वन यूजेस वेल्स एज देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस। अब ऑप्शन सी में ये बोला जा रहा है कि अब कोई कुओं की इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सबके घर में अभी टैप की सुविधा है। तो ये है ऑप्शन सी। अब नंबर डी क्या है, देखिए अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पम्प्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका मतलब क्या है, देखिए विद्युत मोटर चालित जो इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पम्प्स मतलब क्या है, जो पम्प्स विद्युत से चलता है उसी को बोलता है इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पम्प्स। अब ये तो बहुत ही कॉमन है। अब देखेंगे कि मैक्सिमम हाउसेस में ये टाइप का मोटर रहता है, ठीक है, जो पानी को मेनली पंप करने की मदद करता है। तो अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पम्प्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। विद्युत मोटर चालित पंप का संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो भूमिगत पानी को खींच लेती है। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब होता है भूमिगत पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पंप के ज़रिए वो आप खींच के लेके अपना रिजर्वायर या टैंक में स्टोर करके उसको आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये है नंबर जी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी देखिए सही नहीं है, ठीक है, लेकिन डी भी सही है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे, ए बी और डी, ठीक है। ए बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ये नंबर सी जो है वो एकदम उल्टा फुल्टा यहाँ पे बोला है कि आप कोई कुओं का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि सबके घर में टैप की सुविधा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर टैप का सुविधा भी है, अगर अंडरग्राउंड वाटर रहेगा तो वेल रहेगा तो ये कुआं रहेगा तो बहुत फ़ायदेमंद होता है कि नहीं। अगर मतलब टाइम टू टाइम पानी ना आए तो हम लोग एक्स्ट्रा जो वेल है उससे तो हम लोग पानी निकाल के यूज़ कर ही सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि टैप है इसीलिए वेल यूज़ नहीं करते हैं इसीलिए सूख गया है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ए बी और डी होगा सही ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स। ओके, हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नदी में आपको पता ही है बांध होता है, ठीक है। डैम का मतलब वही है, बांध के बारे में बोल रहा है। और हाइड्रो पावर जनरेटेड, हाइड्रो पावर क्या होता है, पानी से जो पानी या नदी से जो विद्युत उत्पन्न होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब पूरा मैं बताती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही है, आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, टेंशन में बहुत लोग भूल कर देते हैं, यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि क्या है, सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए है सही नहीं है, ठीक है। किसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स, उसका मतलब है नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के बारे में ये पूछ रहा है। तो नंबर 1 क्या है, देखिए डज नॉट पॉल्यूट वाटर और एयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करता है,
ठीक है, नंबर 1 ये है। नंबर 2 क्या है देखिए, हाइड्रो पावर फैसिलिटीज़ कैन हैव लार्ज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इसका मतलब क्या है, हाइड्रो पावर फैसिलिटीज़ मतलब जल विद्युत जो सुविधा वो मिलता है उसके उसके बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स का मतलब क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, ये हो सकते हैं, ये बोल रहा है नंबर 2 ऑप्शन में। नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखिए, डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफ लाइन्स। इसका मतलब है बांध अपनी नदी की जीवन रेखा से स्वदेशी लोगों को विस्थापित करता है, ठीक है, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करना, तो ये होगा ऑप्शन सी आंसर होगा, या नंबर डी, डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है देखिए, बांध जो है वो स्थायी विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, हम गलत बोल रहे हैं, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है देखिए, बाकी जो 3 है ये तो सही है, ठीक है, कि ये डज़ नॉट पॉल्यूट वाटर होगा, ठीक है, डज़ नॉट, ये कोई वाटर या एयर को हवा या पानी को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, प्रदूषित नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका पर्यावरण में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और डैम्स होने की वजह से क्या हो रहा है, जो स्वदेशी लोग हैं उनको जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है, वो लोग विस्थापित हो रहे हैं, ये तो सही बात है। तो कौन सा सही नहीं है देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट इज़ डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। तो बांध कभी भी स्थायी विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है करते हैं, पर यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है, ये कभी भी नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करूँगी। तो 8 में क्या है देखिए, 8 में है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स फॉर द प्लांट्स। अब ये चले आए हैं डायरेक्टली प्लांट्स की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के जड़ के कार्य नहीं है, कार्य यानी कि फंक्शन नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, फिर से मैं बोल रही कौन सा है, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए नंबर 1 है स्टोर फूड, प्रोवाइड ह्यूमस, गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, नंबर डी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो नंबर 1 स्टोर फूड, इसका मतलब क्या है, भोजन को संग्रहण करना। देखिए बहुत सारे ऐसे रूट होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो सकता है। नंबर 2 देखिए प्रोवाइड ह्यूमस, इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमस का हिंदी का मतलब होता है धरण, धरण को ये प्रदान करता है, ये नंबर 2 बोल रहा है। और नंबर 3 क्या बोल रहा है, गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं उसको सहारा देते हैं ये, ठीक है। नंबर डी जो है, नंबर डी में ये ऑप्शन है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, इसका मतलब क्या है, पानी और जो खनिज होता है, मिनरल्स का मतलब है खनिज, पानी और खनिज को ये क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना। तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है। देखिए ये स्टोर फूड करता है, ये फूड को स्टोर करता है, भोजन को संग्रहण करता है, ये पौधे को सहारा देता है, और ये अवशोषण करता है पानी और खनिज का। तो कौन सा नहीं होगा, देखिए ऑप्शन बी यानी कि प्रोवाइड ह्यूमस, ये वाला सही नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मालेश्वरी, ठीक है, कर्णम मालेश्वरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट मतलब कुछ दिया गया है। देखिए इसका मतलब क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मालेश्वरी, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कर्णम मालेश्वरी के बारे में कौन सा सच है, ये आपको बताना है। सच है, सच नहीं है ये नहीं बताएंगे आप, कौन सा सच है ये आप बताएंगे, कौन सा सच है, ठीक है, तो कौन सा सच है। ओके तो देखिए नंबर 1 क्या है, शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ओके तो इंटरनेशनल फेम का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वेट लिफ्टर थे वो कर्णम थे, नॉट थे, मुझे बोलना चाहिए अभी भी है, ठीक है। तो कर्णम मालेश्वरी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वेट लिफ्टर है। नंबर 2 क्या है, देखिए शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, वो कर्नाटका के हैं।
नंबर 3 क्या लिखा है देखिए, शी हैज़ मेनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 kg। इसका मतलब क्या है, उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है, वो 130 kg तक का वजन उठा सकती है, ठीक है, ये है ऑप्शन सी। नंबर डी में क्या है देखिए, शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old, ठीक है, जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब से उसने क्या किया, वजन उठाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब ये करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, एक तो ये है नहीं, यहाँ पे कई सारे हो सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो बाकी जितने हैं वो सब सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो चलिए कौन सा नहीं होगा, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि वो तो ऑब्वियसली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ये के वेट लिफ्टर है, ठीक है, उसके बहुत सारे रिकॉर्ड भी है और वो 130 kg तक का वजन उठा ही सकती है, इसीलिए ना वो इंटरनेशनल फेम उनको मिला है, ठीक है, और वो जब 12 साल की थी तब से ही वो इतना भारी वजन उठा सकती थी। तो जो गलत है वो है शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, ये बिल्कुल भी नहीं है, वो कर्नाटका की नहीं है, वो जिस जगह से बिलोंग करती है, जिस जगह से आती है, उस जगह का नाम है अमदला वलासा, ठीक है, अमदला वलासा से वो आती है, वो जगह पे वो बिलोंग करती है, और वो जो जगह है वो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये जो ऑप्शन बी है, ये शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, ये सही नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा फिर, 1, 3 एंड 4 तो ऑब्वियसली सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट वन, 1, 3 एंड 4, यानी कि ए, सी और डी सही ऑप्शन है, तो हम नंबर बी को चूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सेंस ऑफ हियरिंग so sharp that it can make out of the difference between the resulting of leaves and the sound of an animal moving on the grass, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निम्नलिखित में से किस में सुनने की क्षमता इतनी तेज़ है कि ये पत्तियों की परिणाम और घास पर चलने वाले जानवर की आवाज़ के बीच अंतर कर सकते हैं। मतलब बहुत जो एकदम साउंड है उसको बहुत अच्छे से, बहुत धीमे से साउंड जो है, इंफ्रासोनिक साउंड जिसको हम बोलते हैं, हाँ, उसको भी ये सुन पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नंबर 1 है देखिए टाइगर यानी कि बाघ, नंबर 2 है वाल्चर यानी कि गिद्ध, नंबर सी है सिल्क वर्म यानी कि रेशम की कीड़ा, ठीक है, नंबर डी है डॉग यानी कि कुत्ता। तो कौन सा सही आंसर होगा, तो देखिए सही आंसर ये होगा नंबर 8 टाइगर, ठीक है, यानी कि बाघ, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहती थी। 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस की हूँ, जो पूरे चिल्ड्रन एंड देयर एनवायरनमेंट चैप्टर से ही है। चिल्ड्रन एंड एनवायरनमेंट चैप्टर से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस की हूँ, ठीक है। फिर इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं फिर से लाऊंगी जहाँ पे और भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड होकर और भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।